नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे रोजाना आपके लिए लेकर आता हूं मैं प्रैक्टिस सेट। आज अगर मैं बात करूं तो 100 नंबर का मिक्स टेस्ट होने वाला है, जिसमें 40 नंबर का उत्तराखंड, 30 नंबर का जीएस, 20 नंबर की हिंदी और 10 नंबर की रीजनिंग होगी। बाकी एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी हमारी वीडियोस अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। उसी के साथ साथ एक और रिक्वेस्ट है, ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट होता है इसकी मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता हूँ, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं, तो उनके लिए मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा था, वो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं, वहाँ भी मैं पीडीएफ सेंड करता हूँ। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो देखिएगा, आपको कई सारी हमारी प्लेलिस्ट मिलेगी। जैसे अगर आप उत्तराखंड सिर्फ उत्तराखंड का टेस्ट देने चाहते हैं तो आपको खजाना क्लास के नाम से प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। उसमें लगभग 70 से 75 प्रैक्टिस सेट मैंने उत्तराखंड के कराए हैं। उसके साथ ही साथ आपको मिक्स टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें मिक्स प्रैक्टिस सेट होंगे, हिंदी भी मिल जाएगी आपको। तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और जो भी आपकी इच्छा हो उस तरीके का प्रैक्टिस सेट कीजिएगा। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो देखिएगा बच्चे, धुआंधार जलप्रपात की बात करें तो यह है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका सी हो जाएगा, नर्मदा नदी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बादलों की दिशा एवं गति मापक यंत्र कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा यंत्र है जिससे बादलों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? तो बच्चों ये आपका है एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एनीमोमीटर से बादलों की दिशा एवं गति को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सारी स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? यानी कि इस एक प्रकार से हम बात करें जो विंडोज़ को पूरा मैक्सिमाइज करने के लिए या बड़ा करने के लिए किस बटन का हम यूज़ करते हैं? तो वो है आपका मैक्सिमाइज। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है? तो कॉपी कमांड की हम बात करें तो बच्चों ये आपका क्लिप बोर्ड में सेव करती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट जो किए हैं ये किस प्रकार की किए हैं? तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम बनता है। ये की है आपकी मॉडिफायर प्रकार हैं। इन की का प्रकार क्या है? मॉडिफायर। तो क्वेश्चन 5 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश जो भी होता है उसको क्या माना जाता है? तो बच्चों उसको माना जाता है आपका इनपुट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। देखिएगा, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनको मैं सीधे आंसर डायरेक्टली बताऊंगा और मैं सोल्व करूंगा तो थोड़ा समय लग सकेगा, लेकिन हमें समय बिल्कुल ख़राब नहीं करना है। आप अगर इनको खुद से करना चाहते हैं तो देखिएगा, मैं आपको दिखा दूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और पहले इसको अच्छे से कीजिएगा आंसर, फिर यहाँ पर आकर आप देखिएगा कितने आपको सही हो पाए। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूँ मैं बच्चों, तो 8 का आंसर भी आपका डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करो तो 9 का आंसर आपका हो जाएगा बी। किसी को इन प्रश्नों के आंसर में अगर कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं उसको पूरे सॉल्यूशन बता दूंगा कि क्या ये आंसर क्यों है, क्या इसका कारण है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि ये दे रखा है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन, तो इसका आंसर भी बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 41-40। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिएगा अब जीएस के क्वेश्चन आपके आएंगे। अभी तक जो हमारे क्वेश्चन थे वो हमारे मुख्यतः बीच में कुछ रीजनिंग क्वेश्चन आए थे और कुछ हमारे एक प्रकार से कंप्यूटर और कुछ नदियों के क्वेश्चन थे। बाकी अब आपका मेनली जीएस स्टार्ट होता है। वैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा, वैरन द्वीप की अगर हम बात करें तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है और ये एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी आपको देखने को मिल जाएगा भारत के संदर्भ में। तो ऑप्शन सी आपका सही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वैरन द्वीप स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल या स्मारक सर्वप्रथम यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो ये था बच्चों आपका आगरा का किला। तो क्वेश्चन 12 का आंसर आपका बी हो जाएगा। आगरा के किले को सबसे पहले यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस जनजाति में उरारी शब्द का अर्थ तलाक होता है? ये उत्तराखंड क्वेश्चन है। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि जो थारू जनजाति होती है तो उसमें जब तलाक होता है तो उस तलाक को उरारी शब्द से प्रदर्शित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बच्चों ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यानी कि
कौन से ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला? तो बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत बार ये क्वेश्चन बन चुका है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को ये एक प्रकार से पुरस्कार मिला था, ये उपाधि मिली थी। सबसे अगर हम बात करें कि किस वर्ष भारत रत्न प्रारंभ हुए थे, तो 1954 में प्रारंभ किए गए थे, जो कि सी राजगोपालाचार्य और आपके सर्वप्रथम राधा कृष्णन सी.वी. रमन जी को शुरुआत में दिए गए थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो पहली महिला इंदिरा गांधी जी हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था। पहले अगर खिलाड़ी की बात हम करें तो सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न मिला था, जो सबसे कम आयु के भी हैं। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला तो वो थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खां। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस भारतीय समाचार पत्र के पाठक सर्वाधिक है? यानी कि आपके न्यूज़पेपर जो हैं इनमें सबसे अधिक न्यूज़पेपर को पढ़ने वाली संख्या किस न्यूज़पेपर की है? तो दैनिक जागरण को पढ़ने वालों की संख्या सर्वाधिक है इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें। क्वेश्चन 16 है, निम्न में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्र आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? तो ये आपके CSO है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको हम भी बोलते हैं। तो CSO जो है ये आपका राष्ट्र आय के आकलन को प्रदर्शित करते हैं और आंकड़े वगैरह इकट्ठे करने में आपका NSS इसका भी योगदान रहता है, याद रखना है इसका भी योगदान, लेकिन प्रदर्शित जो करेंगे या जारी जो करता है वो CSO ही करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऐसे क्वेश्चन देखिएगा अटपटे क्वेश्चन आ जाते हैं, इनका आंसर बहुत ही कम बच्चों को याद होता है। 10वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो KC पंत जी थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बच्चों हमारा 80 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सी कंपनी एक महारत्न कंपनी है? तो अगर हम बात करें तो भेल जो है बच्चों एक प्रकार की महारत्न कंपनी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, भेल एक महारत्न कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है किस प्रकार के बाजार से? राष्ट्रीय बाजार से, स्थानीय बाजार से, प्रादेशिक बाजार से, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से? तो स्वर्ण अगर हम बात करें तो बच्चों ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, धन का निष्कासन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये भी तो एक प्रकार का सदाबहार क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन बनता है। धन का सिद्धांत जो दिया था वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा है। इसमें बताया गया था किस प्रकार से ब्रिटिशों के द्वारा भारतीय धन को निकाल के भारत से और इंग्लैंड या ब्रिटेन पहुंचाया जा रहा है। तो यही था धन का निष्कासी सिद्धांत जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? देखिएगा दो प्रकार के कर होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ऐसे कर जो सीधे आपसे वसूले जाए वो होते हैं प्रत्यक्ष कर, और ऐसे कर जो लगते किसी और पर वो वसूले किसी और से जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनेगा, मान लीजिए कोई भी अगर फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनना है तो सरकार ने उस चीज़ के प्रोडक्ट बनाने के लिए रेट बढ़ा दिया, या ऐसा समझेंगे मान लो अगर किसी मिल में जैसे कोई वस्तु बन रही है, मतलब टूथपेस्ट बनना है और उसके बनने वाले जो पदार्थ हैं उन पे महंगाई कर दी, उन पर टैक्स बढ़ा दिया, तो मालिक उसको बनाएगा और उसका जो टैक्स बढ़ा है उसका रेट वो बढ़ा कर रख देगा प्रोडक्ट का। आगे दुकानदार के पास आएगा, दुकानदार भी उसका रेट बढ़ा देगा। अंत में जब ग्राहक के पास आएगा तो जो बढ़ा हुआ रेट है वो ग्राहक को देना पड़ता है। तो ऐसा कर जिसमें स्थानांतरण हो जाए और लगे किसी पर और वसूला किसी से जाए तो वो होता है अप्रत्यक्ष कर, और ऐसा कर जो सीधे जिस पे लगा और उसी से वसूला जाए वो होता है आपका प्रत्यक्ष कर। तो जो आपकी इनकम टैक्स होता है ना, आयकर, वो आप पे ही लगेगा और आपसे ही वसूला जाएगा। तो अगर हम बात करें इसमें कौन सा प्रत्यक्ष कर है, तो बच्चों आपका ऑप्शन डी क्या है, ये एक प्रकार का आयकर जो होता है आपका प्रत्यक्ष कर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है, कहाँ स्थित है? तो सरिस्का पक्षी विहार आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सरिस्का पक्षी विहार राजस्थान में। देहिंग पटकाई या देहिंग पटकोई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये बच्चों हमारा असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ये बच्चों आपका आर्टिकल आ जाता है 24वां अनुच्छेद जो है वो बताता है बच्चों के शोषण से संबंधित कई सारी ऐसी चीज़ें बताई गई जिसमें बच्चों के शोषण को निषिद्ध या एक प्रकार से उसको अमान्य घोषित किया गया। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये उल्लेख आपका अनुच्छेद 24 में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 25 है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? यानी कि अगर हम बात करें कि जब हमारा संविधान पूर्णतः तैयार हुआ था उसके बाद आपके कितने सदस्यों ने उस पर सिग्नेचर किए थे? तो कुल 284 ऐसे सदस्य थे जिन्होंने संविधान
सभा के जिन्होंने संविधान के प्रारूप पर जब वो पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था तो हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, भारत के जनसंख्या के इतिहास में जननांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें भारत की 1911 से लेके 1911 से 1921 के दशक में जो जनसंख्या थी वो 71 लाख जनसंख्या घट गई थी, यानी कि बढ़ने की जगह घटी थी। इसी कारण इसको महान विभाजन वर्ष या महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई थी वर्ष 1921 को, क्योंकि इस दशक में 1911 से 21 के जनसंख्या भारत के बढ़ने की जगह घटी थी। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी कुल जनसंख्या भारत की भागीदारी कितनी है? तो देखिएगा कुल 17.5% जनसंख्या आपके निवास करती है पूरी दुनिया के संदर्भ में भारत में 17.5। और वहीं क्षेत्रफल की मैं बात करूँ तो देखिएगा क्षेत्रफल भारत में कुल 2.42 है, यानी दुनिया में अगर 100 बीघा जमीन है तो 2.42 बीघा जमीन भारत में आती है। और जनसंख्या दुनिया में 100 व्यक्ति हैं तो लगभग 17.5% व्यक्ति भारत में निवास करते हैं। बाकी जनसंख्या के मामले में भारत का स्थान दुनिया में दूसरा है और क्षेत्रफल के मामले में भारत का स्थान दुनिया में 7 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक मूंगफली आपकी होती है गुजरात में, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। और मूंगफली में खाया जाने वाला भाग जो होता है वह 70% होता है, यानी कि 30% छिलका और 70% उसके अंदर जो खाने वाला आपका मूंगफली होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो देखिएगा अगर हम बात करें देशों के नाम दिए गए हैं तो आपकी अगर मैं बात करूँ तो म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन तीनों ही देशों से कर्क रेखा गुजरेगी। लेकिन नेपाल की हम बात करें बच्चों तो ये थोड़ा ऊपर आ जाता है आपका, उत्तराखंड के नज़दीकी वाले एरिया में पड़ता है नेपाल। तो आपको पता है कि जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है उसमें उत्तराखंड का उल्लेख नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड के निकट नेपाल है, तो नेपाल से ही आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरेगी और नेपाल से ही नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आपके पास हो जाएगा, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? नेपाल से। क्वेश्चन नंबर 30 है, पृथ्वी की संरचना में प्रावार यानी कि मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो देखिए अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है, किन्हें 2021 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला? तो एक प्रकार से हम बात करें साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार रजनीकांत जी को ये पुरस्कार मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भूकंप उत्पत्ति का मूल स्थान क्या कहलाता है? तो ये आपका फोकस कहलाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे फोकस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है कौन से घास के मैदान? तो देखिएगा पार्कलैंड ब्राज़ील ये आपका सुमेलित नहीं होगा, बाकी तीनों अन्य जो ऑप्शन हैं वो आपके सुमेलित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो टेगा वन के नाम से जाना गया है समशीतोष्ण कोणधारी वनों को जो साइबेरिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, टेगा वन। क्वेश्चन नंबर 35 क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है या लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है? तो ये आपकी कजाकिस्तान आती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुका है तो इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36। और हाँ एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी दी थी, तो वहाँ मैंने आंसर क्लाइव बता दिया था, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। और बाकी मैंने कमेंट बॉक्स में भी कर दिया था उसी वीडियो में कमेंट पिन कि ये आंसर गलत है। मुगल बादशाह ने नवाब की जो उपाधि या नवाब खान की उपाधि जो दी थी वो डुप्ले को दी थी, तो मैंने वहाँ चेंज करा दिया था। आपने अगर अभी तक चेंज नहीं किया तो अभी आप चेंज कर लीजिएगा, उसका आंसर जो है वो डुप्ले होगा। यही क्वेश्चन सेम इसी वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने इसलिए रखा है। तो देखिएगा ये उपाधि थी आपकी डुप्ले उपाधि जो डुप्ले को दी थी नवाब खान की पदवी मुगल बादशाह ने। तो ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब बनी? तो ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो एनी बेसेंट जी बनी थी और ये वर्ष 1917 में बनी थी। और अगर आएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो आता है सरोजिनी नायडू जी। क्वेश्चन नंबर 38 है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो बच्चों महागोविंद रानडे या एमजी रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है। तो ऑप्शन ए हमारा बच्चों करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 39 है हमारा,
औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया जहां से कई वर्षों के बाद नजरबंदी की हालत में शाहजहां की मौत हो गई? तो औरंगजेब के जो पिताजी थे वो शाहजहां थे और शाहजहां को इन्होंने कैद किया था लाहौर सॉरी आगरा के किले में। आगरा के किले में कैद किया था और वहीं पर शाहजहां की मृत्यु भी हो गई थी। तो क्वेश्चन 39 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 40 कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या है या क्या थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी अपनी जो बनाया था तो वह लाहौर को बनाया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से नई दिल्ली ट्रांसफर की थी। क्वेश्चन 41 नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये आपकी जो विशेषता है बच्चों गुप्त काल की है, नगरों का क्रमिक पतन। तो ऑप्शन बी आपका बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा, गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 42 है कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो देखिएगा अगर हम बात करें तो बच्चों इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, चतुर्थ संगीति। लेकिन एक चीज़ आपको याद करना है कि गांधार शैली का विकास भी कनिष्क के समय में ही हुआ था, ये भी आपको याद करके चलना है। फिलहाल इसका ऑप्शन आपका ये हो जाएगा चतुर्भुज संगीति। और इस बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान भागों में बटा था। जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं वो महायान शाखा के माने जाते हैं और जो पूजा नहीं करते हैं महात्मा बुद्ध को मूर्ति की पूजा नहीं करते वो हीनयान माने जाते हैं। हीनयान पुराने हैं, महायान नवीनतम है। और महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बननी भी कनिष्क के समय में स्टार्ट हुई थी। इसी के बाद एक नई शाखा निकल कर आई थी महायान, जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखती थी, महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति को पूजती थी। क्वेश्चन नंबर 43 है जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनियन शैली का मिश्रण है उसे कहते हैं? तो गांधार शैली इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब आपके हिंदी क्वेश्चन आएंगे। भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। तो इसमें आपको शुद्ध वर्तनी छांटनी है कि किस शब्द में शुद्ध वर्ती है बताइए। तो ऑप्शन ए पुनरुत्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि यही आपका शुद्ध है, पुनरुत्थान। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में विशेषण चुनिए। आपको इसमें विशेषण बताना है। तो विशेषण की अगर हम बात करें तो देखिएगा आपका मिठास और भलाई ये एक प्रकार का विशेषण नहीं है। ये एक प्रकार से हम बात करें तो ये भाव इसमें प्रकट होता है। तो भाववाचक इसको हम संज्ञा भी बोल सकते हैं या इसको हम बोल सकते हैं भाववाच्य। लेकिन जो विशेषण है वो आपका खट्टा है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। जो विशेषण है इसमें वो खट्टा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? तो अल्पज्ञ का होगा सर्वज्ञ। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द आपको छांटना है। तो देखिएगा मृगेंद्र, व्याघ्र और मृगराज तीनों ही सिंह के पर्यायवाची, लेकिन तुरंग आपका घोड़े कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन 48 शुद्ध वर्तनी को चुनिए। तो शुद्ध वर्तनी की अगर हम बात करें इसमें तो आपका महंगा, ऑप्शन सी इसमें शुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन 48 का आंसर आपका सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 49 उत्साह शब्द है। तो उत्साह शब्द की हम बात करें तो ये आपका एक प्रकार का तत्सम शब्द है। क्वेश्चन 49 का आंसर आपका भी हो जाएगा, उत्साह तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 50 यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो यशोदा में जो संधि है वो विसर्ग संधि है, यश प्लस ओदा, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही है, यशोदा में संधि होगी आपकी विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 51 है जो किए गए उपकार को मानता है तो उसको कृतज्ञ कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आपका बी हो जाएगा, किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है निम्नलिखित या निम्न दिए गए शब्दों में किनमें कर्मधारय समास है? तो देहलता, देह लता जो हो जाएगा आपके कर्मधारय, इसमें समास हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश में दिनांक कहाँ अंकित होती है? तो दो क्वेश्चन पत्र लेखन के हैं। तो जो कार्यालय ज्ञापन होता है उसमें अगर हम बात करें तो जो पत्र के सबसे ऊपर लिखा जाता है आपका दिनांक को अंकित किया जाता है। कोई भी अगर कार्यालय ज्ञापन हो, कार्यालय आदेश हो तो उसमें दिनांक को सबसे ऊपर, पत्र के ऊपर सबसे ऊपर अंकित किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 54 की व्यापारिक पत्रों में पत्र संख्या लिखी जाती है। तो व्यापारिक पत्रों में पत्र संख्या जो लिखी जाएगी वह पत्र के शुरू में दाएं ओर लिखी जाएगी। आपको याद करना है जैसे इस प्रकार से आपका पत्र होगा तो जो दायां वाला भाग होता है इस यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले पत्र के शुरू में लिखा जाएगा एक प्रकार से पत्र संख्या। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 54 का आंसर हमारा ए है। क्वेश्चन नंबर 55 दूसरों के हित में अपने आप को संकट में डालने वाला को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका आत्मोत्सर्ग, यानी कि दूसरे के हित में अपने
आपको संकट में डालना क्या कहलाता है? आत्मोत्सर्ग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, किनको और किन्हें में कौन सा सर्वनाम है? यानी कि अगर हम बात करें कि इन दो शब्दों का मुख्यतः प्रयोग किन शब्दों में होता है, किनको और किन्हें, तो जो इनका जो प्रयोग होता है वह सर्वाधिक, या मैं ये कह दूं कि प्रश्नवाचक जो भी सर्वनाम होता है उनमें किनको और किन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन में 56 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन में 57 है, गाय कौन सी संज्ञा है? तो देखिए अगर हम बात करें तो गाय में एक जाति का बोध होता है, जैसे गाय हुआ, पर्वत हुआ, नदियाँ हुई, तो ये जाति का बोध कराती है, तो एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर मैं ये बोलता कि एक प्रकार से संथाल गाय या कश्मीरी गाय, तो आ जाता आपका व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 58 है, पपीता कौन सा शब्द है? तो पपीते की अगर हम बात करें तो पपीता एक प्रकार का पुर्तगाली शब्द है, ऑप्शन ए हमारा सही है आपका। अलमारी हुआ, और अलमारी हुआ, गोदाम हुआ, पादरी हुआ, और कर्नल हुआ, और तौलिया हुआ, और गमला हुआ, और फीता हुआ, ये सभी शब्द आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पपीता पुर्तगाली भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 59 है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, तो इसके लिए एक शब्द आपको बताना है, तो लब्ध प्रतिष्ठित उसको कहा जाता है जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, रामायण पढ़ी गई में कौन सा वाच्य होगा? तो रामायण पढ़ी गई में जो वाच्य होगा वो आपको कर्म वाच्य होगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा शेखर जोशी की कौन सी कहानी पर फिल्म का निर्माण हुआ? तो ये आपके दाजू जो रचना थी इस पर फिल्म बनाई गई है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के द्वारा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 62 है, महादेवी वर्मा को पद्म भूषण सम्मान दिया गया, किस वर्ष इनको ये सम्मान मिला था? तो बच्चों ये मिला था वर्ष 1956 में। महादेवी वर्मा जी को पद्म भूषण जो पुरस्कार मिला है वो 1956 में मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस कवि को महापंडित के नाम से भी जाना गया है? तो अगर हम बात करें बच्चों तो राहुल सांकृत्यायन जी को महापंडित के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इनका मूल नाम था केदार पांडे, उसके बाद ये श्रीलंका पर गए और वहाँ इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उसके बाद इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा बच्चों, खो नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? तो आपका देखिए कोटद्वार जो है, बूढ़ी गढ़वाल का कोटद्वार, ये खो नदी के तट पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस पवार शासक ने नापतोल की पद्धति पाथा का प्रचलन किया था? पाथा, या इसको हम एक प्रकार से धूली पाता के नाम से भी जानते हैं। तो पवार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा अजयपाल जी ने इस पद्धति का प्रारंभ किया था, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1843 में मसूरी लाइब्रेरी बनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर बच्चों हमारा वी बिल्कुल सही हो जाएगा। मसूरी लाइब्रेरी 1843 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 67 है, नीलकंठ मंदिर बूढ़ी गढ़वाल में, जबकि नीलकंठ पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो नीलकंठ पर्वत आपका चमोली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68 है, लठभरवा भोज कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो विधवा विवाह के अवसर पर लठभरवा भोज कराया जाता है थारू जनजाति में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 68 का आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हमारा डी सही है। क्वेश्चन नंबर 69 है, गांधी जी द्वारा कोसानी स्थित स्वराज भवन का शिलान्यास कब किया गया था? तो देखिएगा मोहन जोशी जी के द्वारा स्वराज भवन का निर्माण किया गया था। उसके बाद गांधी जी जब 1929 में कुमाऊं की यात्रा पर आए थे, तो इसी क्रम में कौशानी पर आए और कौशानी पर आकर इन्होंने 1929 में इसका उद्घाटन किया था या शिलान्यास किया था। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निसंतान श्याम शाह, पवार वंश के राजा श्याम शाह निसंतान थे, इसलिए इनकी मृत्यु के बाद इनके चाचा गद्दी पर बैठे। इनके चाचा जी का नाम क्या था? तो इनके चाचा का नाम था बच्चों महीपति शाहजी। आपने नाम सुना होगा, सर्वाधिक आयु में पवार वंश के राजा बने थे महीपति शाहजी, और ये जो थे श्याम शाह के चाचा थे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 41 है, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों इसका वर्तमान में नाम है श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आंसर हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है, ऊखी मठ का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो ऊखी मठ की बच्चों अगर हम बात करें तो इसका नाम ऊषा जी के नाम पर पड़ा था।
देवी उषा के नाम पे ऊखी मठ का नाम पड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऊखी मठ का नाम उषा जी के नाम पे पड़ा। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा, टिहरी रियासत में प्रथम बार जनगणना कब हुई? तो ये जनगणना बच्चों नरेंद्र शाह जी के कार्यकाल में हुई थी, वर्ष 1921 में। टिहरी की प्रथम जनगणना 1921। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको याद करके चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, नगाड़े खामोश है, ये रचना किसकी है? तो गिरीश तिवारी गिरधा जी की रचना है नगाड़े खामोश है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी नगाड़े खामोश है। क्वेश्चन नंबर 75 है, बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान किसने दी थी? तो बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान की थी अब पद्मदेव जी ने। ऑप्शन सी हमारा सही है। कत्यूर वंश के राजा पद्मदेव जी ने बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि को दान दिया था। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, उत्तराखंड का कौन सा नृत्य देवर भाभी के प्रेम के आधार पर गीतमय नृत्य है? तो इस नृत्य का नाम है बच्चों बो सरेला। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बो सरेला नृत्य है जो देवर और भाभी के प्रेम के आधार पर गीतमय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 77 है, चंद वंश के समय प्रसिद्ध कारावास सीराकोट कहाँ स्थित था? तो कई बार तो क्वेश्चन ये बनता है कि चंद वंश के समय जो प्रसिद्ध कारावास सब है कहाँ पर था? तो बच्चों वो सीराकोट में था। और सीराकोट आपका कहाँ पड़ता है? तो ये पिथौरागढ़ के डीडी हाट वाले एरिया में पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 78, कुमाऊं का स्वर्णकाल किस कमिश्नर के काल को कहा जाता है? तो ये कहा गया हेनरी रेमजे काल को। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको याद रखना है हेनरी रेमजे जो थे ये 6वें नंबर के कुमाऊं कमिश्नर थे। 1856 से 1884 तक इनका कार्यकाल भी रहा था कमिश्नर के तौर पे, ये भी आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर 79 है, मंगलेश डंगवाल। देखिएगा मंगलेश डबराल की अगर हम बात करें तो बच्चों मंगलेश जो डबराल जी हैं, तो मंगलेश डबराल जी हैं एक प्रकार के लेखक और या साहित्यकार, लेकिन यहाँ मंगलेश डंगवाल जी की बात हो रही है। तो बच्चों ये आपके गायक हैं। ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 80, वाटरमैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सच्चिदानंद भारती जी को वाटरमैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हमारा पी हो जाएगा, सच्चिदानंद भारती। देखिएगा जब मैं 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट कराता हूँ तो वहाँ मैं फैक्ट थोड़े कम बता के चलता हूँ, क्योंकि अगर मैं फैक्ट बताने लगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और लगभग 1 घंटे से ऊपर की वीडियो हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ थोड़े फैक्ट नहीं बताता हूँ, बहुत कम ही फैक्ट बता के चलता हूँ। जब मैं 40 नंबर का उत्तराखंड कराता हूँ या कभी कभी जीएस कराता हूँ 20-30 नंबर का, तो मैं वहाँ बहुत सारे आपको फैक्ट बताता हूँ और ये आपको भी मालूम होगा। बाकी एक रिक्वेस्ट आपसे सभी से, पूरी मेहनत के साथ वीडियो बनाई जाती है, पूरा एफर्ट लगा के, और अपने लगभग 2 घंटे को इसमें यूज किया जाता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को अधिक से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारा केदारनाथ क्लासेस बहुत बड़ा हो जाए। और ये मेरा चैनल है, जितने भी इसमें हमारे सदस्य हैं 16,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं, सभी का चैनल है, सिर्फ मेरा ही चैनल है, आप ही का है, आपको ही अपने हिसाब से इसको आगे बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, भाटकोट का किला कहाँ स्थित है? तो जो भाटकोट के किले की अगर हम बात करें तो ये हमारा पिथौरागढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, भाटकोट का किला पिथौरागढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82 है, किस चंद राजा ने औरंगजेब को अनेक पर्वतीय पक्षियों को उपहार स्वरूप दिया था? तो अगर हम बात करें बच्चों तो ये आपका बाज बहादुर चंद ने औरंगजेब को अनेक पर्वतीय पक्षियों को उपहार स्वरूप दिया था। ऑप्शन बी हमारा सही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाज बहादुर चंद जाते हैं अंग्रेज औरंगजेब के दरबार में और वहाँ इन्होंने, देखिएगा ये तो पहले से ही चलती आई थी, जो भी चंद पवार राजा गए मुगलों के समय वे कुछ ना कुछ भेंट ही लेकर जाते थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा बाज बहादुर चंद। क्वेश्चन नंबर 83 है, दानपुर शिल्पकला विकास समिति कहाँ पर स्थित है? तो दानपुर शिल्पकला विकास समिति आपका बागेश्वर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। लक्सर और हरिद्वार जंक्शन जो रेलवे जंक्शन है इसको कब आपस में जोड़ा गया है? तो आपको देखिएगा एक चीज़ याद रखनी है, लक्सर हरिद्वार और देहरादून। लक्सर से हरिद्वार को जोड़ा गया था 1896 में और हरिद्वार से देहरादून को जोड़ा गया था 1900 में। दोनों चीज़ें आपको याद करके चलनी है। तो फिलहाल ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन पे जैसे नंदौर वन्यजीव बिहार का गठन कब किया गया? तो देखिएगा अगर हम बात करें तो सबसे नवीनतम वन्यजीव बिहार है प्रदेश का और जिसका गठन हुआ था वर्ष 2012 में। नंदौर वन्यजीव बिहार का गठन आपका 2012 में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 86 है, इनमें से किन्हें 2000
21वें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, यानी कि 2020 के पुरस्कार 21 में दिए गए थे। तो प्रेमचंद शर्मा और डॉक्टर भूपेंद्र कुमार संजय, इन दोनों को ही ये पुरस्कार दिया गया था। प्रदेश की अगर हम बात करें तो और एक शख्स और थे, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वो तीसरे शख्स कौन थे। तो बच्चों फिलहाल आपका ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 87 है, उत्तराखंड इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुखिया हैं। तो उत्तराखंड इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो मुखिया वो संजय गुंजियाल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, शेरों का डांडा जो कि नैनीताल में है, यहाँ पे राजकीय वैधशाला का निर्माण कब किया गया था। तो देखिए अगर हम बात करें, आपने नाम सुना होगा एरीज का, तो वास्तव में हम बात करें तो एरीज का जो निर्माण हुआ था, गठन हुआ था, वो 1954 में हुआ था वाराणसी में। एरीज का गठन 1954 में वाराणसी में हुआ था, लेकिन इसका जो मुख्यालय था वो 1955 में नैनीताल के शेरों का डांडा पहाड़ी पर ला दिया गया। तो ऑप्शन ए सही है, और वर्तमान में मनोरा पीक चोटी पर है नैनीताल में ही। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 89 पवार काल में ग्रामीण करों को एकत्रित कर थोकदारों को कौन भेजता था। तो देखिएगा पवार काल में जो ग्रामीण एरिया थी, वहाँ पर टैक्स को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी थी प्रधान की। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, प्रधान ये कार्य करता था। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हमारा डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 90, ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था बच्चों वर्ष 1929 में। आपने सुना होगा भारतीय चंद्र के समय 12 वर्ष युद्ध हुआ था नेपाल और एक प्रकार से नेपाल और कुमाऊं के एरिया में, नेपाल और कुमाऊं के मध्य। तो इसमें एक प्रथा निकल आई की थी, कटकाली प्रथा, और उसके बाद ही उल्लेख मिलता है नायक जाति का। तो इसलिए नायक बालिकाओं के लिए कानून लाया गया था वर्ष 1929 में। ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन 51 है 91, उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष डी डी पंत का निजी पेशा क्या था। तो डी डी पंत जी एक शिक्षाविद थे, और ये वैज्ञानिक भी, आपको देखना विज्ञान से भी इनका संबंध बताया जाता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षाविद थे एक डी डी पंत जी। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर 91 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, एक प्रकार के शिक्षाविद थे डी डी पंत। 91 का आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 92 है, उत्तराखंड में सबसे तीव्रता का भूकंप जिसकी तीव्रता 9 रिएक्टर थी, ये कब आया था। तो ये बच्चों आपका आया था बद्रीनाथ वाले एरिया में आया था 1 सितंबर 1803 को, और ये अभी तक का उत्तराखंड के इतिहास का सबसे तीव्र भूकंप है जिसकी तीव्रता 9 रिएक्टर थी, 1 सितंबर 1803 को आया था। निम्न में से कौन सा पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच का दर्रा नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, लातूधुरा पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच का दर्रा नहीं है। बाकी नबीधुरा, लिपुलेख, कूटा जयंती, तो ये तीनों ही तिब्बत और पिथौरागढ़ के मध्य। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 94 है, सूर्यप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो सूर्यप्रयाग आपका मंदाकिनी और आपका लस्सर नदी के संगम पर स्थित है। तो क्वेश्चन 94 का आंसर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 95, विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था। तो विकल्प पत्रिका जो निकाली गई थी वह शैलेश मटियानी जी के द्वारा निकाली गई थी। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, हिमगंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। तो हिमगंगा के नाम से पुष्पावती नदी को जाना गया है। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, जेती, गिरथी और कामत किसकी सहायक नदियाँ है। तो जेती, गिरथी और कामत बच्चों आपकी पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जेती, गिरथी, कामत पश्चिमी धौलीगंगा के सहायक है। निम्न में से कौन उत्तराखंड का पूर्ण आंतरिक जिला नहीं है। तो देखिएगा मैंने आपको ट्रिक बताई थी आंतरिक जिले की, आपको याद करके चलना है। एक ट्रिक याद करनी है, बार्टर, आपको याद करनी है एक ट्रिक। देखिए पहले मैं आपको बता दूं आंतरिक जिले क्या होते हैं। ऐसे जिले जो ना ही किन्हीं अन्य राज्यों को छुए, ना ही किसी अन्य देश को छुए, वो होते हैं आंतरिक जिले। उत्तराखंड में 4 आंतरिक जिले हैं, उनकी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। बार्टर आपको याद करनी है, मैं बहुत बार ये ट्रिक बताता रहूँ क्योंकि बहुत ही फायदेमंद है। देखिएगा बार्टर में अगर हम बात करें तो वैसे आपका बागेश्वर, ऐसे अल्मोड़ा, टे से टिहरी और रैसे रुद्रप्रयाग। तो बागेश्वर, अल्मोड़ा, टिहरी, रुद्रप्रयाग 4 आंतरिक जिले हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो देखिएगा आपको तो जो आपका
बागेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग आंतरिक जिले, लेकिन चंपावत आपका आंतरिक जिला नहीं। चंपावत की तो बच्चों हम बात करते हैं, ये तो उधम सिंह नगर से भी सीमा बनाता है और नेपाल से भी सीमा बनाता है, ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 99, गुलदस्त तवारिख कोहो टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मियाँ प्रेम सिंह की पुस्तक है गुलदस्त तवारिख कोहो टिहरी। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर बच्चों हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 100 है, वन आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन थी? तो जो वन आंदोलन के दौरान इन्होंने मालूम किया तो ये थी दुर्गा देवी, और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जाने वाली थी बिश्नी देवी शाह। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दुर्गा देवी। तो ये आज की वीडियो थी, आज बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो बनाई है, पूरा एफर्ट लगा के। तो आपसे एक रिक्वेस्ट मैं बार बार करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं वहाँ से जुड़ जाएं, और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करना है तो ना ही बोले। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।